नमस्कार। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित हो चुकी है और आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दावेदार ग्वालियर विधानसभा से और इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में ग्वालियर विधानसभा के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सुनील शर्मा जी, स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज लाइव चैनल पर। प्रणाम, नमस्ते। तो इस बार चुनावों के लेकर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपकी विधानसभा में विशेष रूप से? कोई ऐसे ठोस वजह जिनको लेकर के चुनाव जैसे प्रभावित मिल हो सकता है? मजदूर का आज तक भुगतान नहीं हुआ, स्वच्छ पानी जनता को नहीं मिल रहा। आज भी सीवर युक्त पानी ग्वालियर विधानसभा की जनता पीने को मजबूर है। पेयजल की व्यवस्था ध्वस्त। आप युवाओं की बात करें तो आज रोजगार की जो कयावत की जानी चाहिए थी वो कहीं भी नहीं हुई। आज बेरोजगार युवा है। जैसे मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, रेयन सब बंद हुए और यहाँ पर एक उद्योग की बहुत आवश्यकता थी। आज भाजपा को लगभग 20 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में, एक भी उद्योग ग्वालियर विधानसभा में ना लगना इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जेसी मिल की आपने बात करी थी, तो लगभग ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही वो समाप्त हो गई थी, तो कांग्रेस पर इसके आरोप लगाए जाते हैं जेसी मिल को। दे दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के समय ये जेसी मिल बंद हुआ था और ये यथार्थ सत्य है। और उसके बाद लगभग 20 वर्ष आज भाजपा को हो गए। जब भी चुनाव आता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, नेता आते हैं और जेसी मिल मजदूर को आश्वासन देते हैं और चुनाव में जो भी उनको करना होता है उसको सफल करते हैं और उसके बाद वो मजदूर बेचारा वहीं की वहीं खड़ा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। पीने का पानी मिल नहीं रहा स्वच्छ। विद्युत व्यवस्था की आप बात करें, चारों तरफ ध्वस्त है। अभी 6 महीने से पूरा शहर अंधकार में था। किसका दोष? कौन दोषी? भाजपा। और आज जो लाइटें जल भी रही हैं वो दिन में जल रही हैं। आपने भी देखा है ना, पूरा शहर देख रहा है। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाजपा की? ये ग्वालियर जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है, ये ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं है कि दिन में लाइटें जलती हैं और रात में बंद रहती हैं। तो इसका दोषी कौन? इसका दोषी भाजपा और भाजपा का शासन। एक मिनट। गली गली शराब की दुकानें खुली, इसका दोषी कौन? प्रद्युमन सिंह जी तोमर, आपका शासन, आपका प्रशासन। एक दुकान इसलिए बंद हुई कि वहाँ की मातृशक्ति को मैं नमन करूँगा कि इन्होंने जीना हराम कर दिया, तो उस दुकान को बंद कराने का क्रेडिट लेने प्रद्युमन सिंह पहुँचे। मुझे तो दया आती है, लेकिन उन दुकानों की जिम्मेदारी नहीं लोगे आप, जहाँ गली गली आपने शराब की दुकानें खुलवा दी। और पूर्व में 1 घंटा शराब की दुकान का बढ़ा था खोलने का। प्रद्युमन सिंह जी को भगवान याद आ गए थे, सुंदरकांड के पाठ करते, गली गली कई पाठ किए सुंदरकांड के, सद्बुद्धि दे भगवान। अब सद्बुद्धि की जरूरत किसको है? प्रद्युमन सिंह जी, आपको और आपके मुख्यमंत्री महोदय को। युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हो। पीने का स्वच्छ पानी मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, जैसी मिल की समस्या वहीं की वहीं। पीने के पानी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नगर निगम में तो शासन आपकी है और बीजेपी ने अभी एक चंबल से प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं पानी लाने का, उसकी भी घोषणा कर दी है। चंबल प्रोजेक्ट आप कब से सुन रहे हैं? तारीख पे तारीख। और रही बात, आपने कहा कि 57 साल से भाजपा काबिज है, अभी तो मात्र 1 साल भी नहीं हुआ भाई। और 1 साल में भी सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है? सब आपका है। तो मेरा ये कहना है कि इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, किसी दूसरे कंधे पे डाल के ये नाकामी आप हट नहीं सकते। अब आ जाओ विद्युत व्यवस्था की बात का आप करें। यही प्रद्युमन सिंह जी जब पूर्व में किसी का कनेक्शन कटता था तो नसेनी लगा के जोड़ने की आप नौटंकी करते थे, और आज गरीब के कनेक्शन दनादन कट रहे, बिजली के दरें दरादर बढ़ी आपके कार्यकाल में। तो इसका दोष किसको? गरीब के घर अंधेरे का दोषी कौन? आज आपने प्रद्युमन सिंह जी कई बार मैं भाषणों में सुनता हूँ, मैंने इतनी राशन पर्ची बनवा दी। क्या मिल रहा है राशन? 2 किलो गेहूँ, उससे पेट भर जाएगा। गर्मी में बाजरा, ज्वार, वो भी सड़ा हुआ जनता को। इसका दोषी कौन? भाजपा शासन और प्रद्युमन सिंह जी, आप। ठीक है, ये सड़कों की हम बात करें, कौन सी सड़क
आप बात करना चाह रहे हैं। चुनाव आ गया तो पापड़ जैसी लीपापोती आप करने को मजबूर हो। और चुनाव से पहले अभी की क्या कौन सी सड़क की हम बात कर रहे हैं? अतुल राठौड़ जैसे युवा पत्रकार की मृत्यु ये भाजपा शासन की नाकामी से हुई है। आज सड़कें उधड़ गई हैं, सीवर उफान पे हैं, गंदगी के अंबार हैं, चौहां और अंधकार है। कौन से विकास की बात करते हैं प्रद्युमन सिंह जी? हाँ, विकास हुआ है, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ। प्रद्युमन सिंह जी तो कह रहे हैं कि चुनावों में कि जनता चुनाव लड़ रही है और मैं जनता का सेवक हूं और पूरी आस्था निष्ठा के साथ मैं चुनाव में आया हूं और पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। ये वो सेवक हैं जिनने जनता के साथ धोखाधड़ी की। ये वो सेवक है जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया। ये वो सेवक है जिन्होंने जनता के साथ सौदेबाजी की। तो ये गालव ऋषि की तपोभूमि है, ये चंबल की धरा है, मध्य प्रदेश की धरा है। ये गालव की ऋषि की तपोभूमि कभी धोखेबाजों को माफ़ नहीं करेगी। जनता ही चुनाव लड़ेगी। जिस जनता के साथ धोखाधड़ी की है, जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, छल कपट से हत्या कर ये सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, जनता ही इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, 2018 में कांग्रेस का चुनाव हुआ था, इसमें प्रद्युमन सिंह तोमर जी जीते थे। आप भी उस समय कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में थे, तब उनको टिकट मिला था। तो कहीं आपके मन में भी तब इच्छा थी कि मुझे चुनाव में मिलना चाहिए टिकट? ये बात सही है कि प्रद्युमन सिंह जी मुझसे जूनियर हैं, लेकिन ये बात सही है कि आंकड़ेबाजी में तेज है। मैंने कभी हाईकमान के साथ आंकड़ेबाजी नहीं की। याद दिलाता हूँ सबको, प्रद्युमन सिंह जी बीच में राजनीति से संन्यास ले चुके। वो क्या था? धमकी थी। इसके बाद इनके भाई ने राजनीति से संन्यास ले लिया। संन्यास लेते हो फिर संन्यास त्याग देते हो, तो ये सब क्या है? ये राजनीति का जो खेल है, उस राजनीति के खेल में वो निपुण है, ये मैं मानता हूँ। और यही राजनीति का खेल खेल के लेकिन एक चीज़ याद रखना कि राजनीति का खेल एक दिन राजनीति अखेल हो जाती है। अच्छा, 2020 में जो उपचुनाव हुआ था तो उसमें भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि अब तो जीत मेरी है और प्रद्युमन सिंह तोमर जी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एक अच्छे खासे वोटों के अंदर से जीते। क्या कुछ कमी रह गई? क्या मैसेज नहीं पहुंचा पाए? जो उपचुनाव था आपने भी देखा होगा ना, आप भी चौथे स्तंभ हो। क्या दुरुपयोग नहीं हुआ? और आज प्रद्युमन सिंह जी तोमर आप मंत्री हो, उसके बाद सॉल बांट रहे हो। क्या दिखाता है ये? क्या दर्शाता है? अरे विकास आशीर्वाद 5 साल से क्यों नहीं लिया? वो भी 30 रुपए का सॉल दे के आशीर्वाद ले रहे हो आप। आशीर्वाद ले रहे हो या उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो? आप बताओ ना। आपको 5 साल से बहनों की याद नहीं आई, 20 साल से बहनों की याद नहीं आई, और बहनों की मांग उठाने वाला तो सबसे पहले सुनील शर्मा है, जिसने कहा था कि मेरी बहनों को सम्मान निधि दो 2,500 रुपये। उस समय ये भाजपा के लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, यही प्रद्युमन सिंह तोमर मेरी मजाक उड़ा रहे थे। और अब चुनाव आ गया तो आपको 1,000 रुपये देने की याद आ गई बहनों की। बहनों की याद नहीं आई, इनको चुनाव दिख रहा है सामने, इनको उनका सम्मान की याद नहीं आई। अब चुनाव में हार दिख रही है, सॉल बांट रहे हैं। एक उनके पार्षद हैं, वो साड़ी बांट रहे हैं। भैया चुनाव के 1 महीने पहले ही सब क्यों होता है? इससे पहले भी तो बहनें थीं, इससे पहले भी तो सब यहीं थे, तब आपको याद नहीं आई? मुख्यमंत्री जी ने तो लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनाएं चलाई हैं लड़कियों के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना है, जो भी बच्ची होती है। भांजी दर दर की ठोकर खा रही है। कहाँ है योजना? केवल कागजों पे योजना है, भाषणों में योजना है। और अगर मैं कह रहा हूँ ना, आप कहते हो कि साहब योजना लाए, तो इस चुनाव के 1 महीने पहले योजना क्यों लाए भाई? आप 18 साल से मुख्यमंत्री हो, सरकार है आपकी 20 साल से, 18-20 साल से, तब आपको बहनों की याद नहीं आई? तब ये आपको सपने में भी बहन नहीं दिखी। अब बहन इसलिए दिख रही है चुनाव हारना तय है कि बहनों को कैसे बरगला लो, बहनों को कुछ भी कर लो। लेकिन बहनें भी सब जानती हैं, वो तय कर चुकी हैं। लग रहा है कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि छल कपट नहीं चलेगा। ये छल कपट है, इसलिए छल कपट है कि छल और कपट इसलिए है कि आपको बहनों की 18 साल से याद नहीं आई। तो बहनें भी कह रही है कि 18 साल से तूने याद नहीं किया, अब याद कर रहा है, तो इसका मतलब चुनाव आ गया इसलिए कर रहा है। तो बहनें भी इस बार सबक सिखाएंगी, क्योंकि उन्होंने सालों सिलेंडर खरीदा है 1200 रुपये का, उन्होंने सालों बिजली के बिल दिए नाप शनाप, उन्होंने सालों महंगाई झेली है, तो उनको सब याद है। मैं ब्याज के वसूल करेंगी बहनें। 30 रुपये की 16 से कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर बनते हैं तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है 550 रुपये का सिलेंडर है और 1500 रुपये मिलेंगे, तो उसको भी फिर आप उसी दृष्टि से देखोगे कि चुनाव? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार नहीं थी 18 साल से। कमलनाथ जी के मन में हमेशा कुछ अच्छा करने का था। मात्र 18 महीने की जो उनकी सरकार थी, 1.5 साल की जो सरकार थी, कितने अच्छे काम किए। गौ माता की बात भाजपा करती है, गौशाला बनवाई। कमलनाथ जी ने हजारों सैकड़ों गौशाला बनवाई और अच्छा काम करके कुछ गौ माता की सेवा का एक उनका ध्येय था, संकल्प था, उसको पूरा करने का उन्हें प्रयास कर रहे थे। युवाओं की हम बात करें, कितनी उद्योगपतियों से उन्होंने बात की थी कि जल्दी से जल्दी मेरे प्रदेश में आप आइए, मेरे युवाओं को रोजगार दीजिए, आप अपनी फैक्ट्रियां खोलिए। क्या आपको याद नहीं है कि 300 के 600 रुपये किसने किए? वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन उन्होंने नहीं किए। बिटियाओं की शादी के 21 के 51,000 किसने किए? कमलनाथ जी ने किए। किसानों के ऋण माफ किसने किए? कमलनाथ जी ने किए। बिजली के बिलों में भारी कमी कर एक मध्यम वर्ग गरीब का बिल 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये आता था, तो किसने किया? कमलनाथ जी ने किया ना। शायद किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाए, तभी सिंधिया जी ने पार्टी नहीं, सिंधिया जी ने क्यों पार्टी छोड़ी है वो सब जनता जानती है, पब्लिक सब समझती है क्यों छोड़ी गई, क्या छोड़ी गई, ठीक है ना। वो सबको पता है क्यों छोड़ी गई, क्यों, क्या उनके क्या कारण थे, वो खुद भी जानते हो, जनता भी जानती है। किसानों के ऋण माफ हो रहे हैं, ये सिंधिया जी ने खुद ने अपने भाषणों में कहा है, एक बार नहीं कई जगह कहा है। अगर वो ये कहे कि नहीं हो रहा है बाद में माफ, तो भाई कथनी और करनी में वो जाने क्या अंतर है, लेकिन जनता सब समझती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सिंधिया जी ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने की वजह से छोड़ा? देखिए, सिंधिया जी ने जनादेश का अपमान किया है। जो जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, उस जनादेश का आपने अपमान किया है। और उनके जो साथी हैं जो गए हैं, उन्होंने भी, मैं खुल के कहता हूं, उन्होंने भी जनादेश का अपमान किया। दोबारा जीतकर भी तो आ गए, फिर जनता ने आशीर्वाद भी दे दिया। कैसे जीते? सबको उपचुनाव जीत गए। कैसे जीते हैं सबको पता है। 108 नंबर में दारू बट रही थी, गली गली शराब बट रही थी, गली गली पैसे का खेल चल रहा था, छल कपट किया गया, बूथ कैप्चरिंग की गई, सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग किया गया। जनता को सब पता है। ये जनता, मेरी नज़र में लोकतंत्र में जनता भगवान है। ये भगवान थोड़ा समय लेता है, लेकिन छल कपट करने वालों को माफ़ नहीं करता। इस बार फिर तो नहीं हो जाएगा छल कपट अगर चुनाव? मैंने क्या कहा कि ये भगवान थोड़ा समय लेता है, अब समय आ गया है और ये भगवान अब जाग चुका है, वो अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगा। अच्छा, अभी के समय भी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ पाई है, तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं, तो वो तो परेशान है और अब हमारी तो सारी तैयारियां एकदम रेडी हैं। मंत्री जी ने तो अपना चुनाव कार्यालय तक बना दिया। आपकी क्या तैयारियां हैं? मंत्री जी की भी घोषणा कल हुई है भाई। कार्यालय तो हमने भी बना लिया, उनने बना लिया, वो तो अलग विषय है। और रही बात प्रत्याशी, अरे प्रत्याशी तो भाजपा में नहीं है। यशोधरा जी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा, वो कह रहा हमें ज़बरदस्ती उतार दिया, कहाँ फंसा दिया हमको। तो प्रत्याशी कहाँ नहीं है ये जनता देख रही है, कहाँ भगदड़ मची है ये भी जनता देख रही है, कहाँ हार तय है ये भी जनता देख रही है। अच्छा, एक और बात है कि आपकी विधानसभा ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ से सबसे ज़्यादा दावेदार कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या मंत्री जी को इतना कमज़ोर समझ रही है कांग्रेस की, यहाँ से सब ज़्यादा से ज़्यादा दावेदार नेता यहीं से दावेदारी कर रहे हैं और कोई विधानसभा से नहीं जा रहे? टिकट मांगना एक प्रक्रिया है, वो सबको अधिकार है, तय हाईकमान करेगा। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि जनता की सेवा करते चलो, आपको आज नहीं कल, कल नहीं, जनता उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कोई चुनौती ले रहे हैं आप इस चुनाव को? चुनौती के रूप देखिए, चुनाव में हर चुनाव में चुनौती होती है। बस मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये देवतुल्य जनता जो मेरी भगवान है, ये भगवान न्याय करता है, न्याय करेगा, करता है, करेगा नहीं, करता है। बस थोड़ी सी देर जरूर हो जाती है और इस बार ऐसा न्याय करेगा कि पूरा प्रदेश और देश देखेगा कि जनादेश का अपमान करने वालों को, धोखाधड़ी करने वालों को
गाल और ऋषि की तपोभूमि कभी माफ़ नहीं करती। अच्छा, अभी आप अपनी विधानसभा में जो बूथ लेवल पर क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं? कुछ विशेष रूप से आप बताएं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक गली, एक एक बूथ पर सजगता से खड़ा है और इस बार अडिगता से मुकाबला होगा। ऊपर से छल कपट नहीं चल पाएगा। अभी लिस्ट तो नहीं आई है, पर कुछ ऊपर से कुछ इशारा मिला है आपको कि तैयारी करो? देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने आपसे क्या कहा सर्वे कि के आधार कर्म पर- करते चलो, कर्म करते चलो, ईश्वर के अधीन और जनता की सेवा करते चलो, आपको फल अच्छा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास है आपका। और अब जनता के लिए कुछ क्या कुछ वादे करना चाहेंगे अगर आप बनते हैं, तो क्या समस्याएं हैं जिनको विशेष रूप से उठाएंगे और करेंगे आप काम, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो? मेरी सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि झूठ और फरेब ये समाप्त करना। मेरा लक्ष्य होगा कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक राहत कैसे पहुँचे, उस तक मेरा हाथ कैसे पहुँचे। और जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, जिस तरीके से युवाओं के भविष्य चौपट हुआ है, जिस तरीके से अराजकता का माहौल हुआ है, इसको तो समाप्त करना होगा। युवाओं के भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है, मेरी माता बहनों को एक अच्छा वातावरण देना है, स्वच्छंद वातावरण देना है, जिससे कि एक जो भय का वातावरण है उसको समाप्त करना मेरा लक्ष्य है। पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो कितने आश्वस्त हैं, कितने वोटों से सीट को निकाल कर दे सकते हैं? ये तो मैंने कहा ना, ऊपर वाला जाने और हमारे लोकतंत्र का भगवान जाने। ये तय है कि जीत कांग्रेस की होगी और प्रचंड बहुमत से होगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी जी लगातार अब मध्य प्रदेश में भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस विशेष रूप से जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रही है, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या कांग्रेस जातिवाद फिर से फैलाना चाह रही है? देखिए, जातिवाद नहीं है वो। जनगणना की बात तो कई बार भाजपा ने भी की है। भाजपा तो अभी नहीं करेगी हम जातिगत जनगणना, मैं क्या कह रहा हूँ, पर कांग्रेस ने तो वादा उनके कर यहाँ दिया है। सबसे बड़ी क्या है, उनके यहाँ 130 या 40 संगठन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसको जो न्याय मिलना है वो मिलना चाहिए। तो आप भी समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी? मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी जो भी करती है वो जनहित में करती है। जनहित में करती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी थे और जो हमारे साथ जो चर्चा हुई है इसके बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय जरूर लिखें। और आप यदि ग्वालियर विधानसभा के निवासी हैं तो जरूर बताएं ग्वालियर विधानसभा की क्या कुछ समस्याएं हैं, कमियां हैं और जिन पर काम होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ हवा लग रही है ग्वालियर विधानसभा की। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। प्रणाम सब।